हेलो एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन आप एग्जाम की कर रहे हैं वो आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का आज पार्ट 6 है। 5 पार्ट आ चुके हैं। जो जिस बच्चे ने अभी पहली वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ जाके पहले 5 वीडियोस देखें। बहुत ज़्यादा कंटेंट उस पर डिलीवर हो चुका है। तो बिना किसी डिस्ट्रक्शन के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे है एबगार स्कोर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में ये आ चुका है। APGAR एबगार स्कोर इज असिस्टेड एट। कब एबगार स्कोर को देखा जाता है? अब एबगार को स्कोर को देखा कब जाता है उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एबगार स्कोर होता क्या है। तो जिसको एबगार स्कोर टॉपिक पता होगा उसको आंसर आ चुका होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बट फिर भी जिसको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं एबगार स्कोर पूरा इसी क्वेश्चन में पूरे एबगार स्कोर को हम डाइसेक्ट करेंगे और एबगार स्कोर के रिलेटेड जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन आए हैं या आने वाले होंगे वो सभी हम यहीं डिस्कस करेंगे। आज एबगार स्कोर को निपटा देंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आंसर आपके सामने साझा कर देता हूँ। ईजी सा इसका आंसर था। क्या आंसर है इसका? एबगार स्कोर इज असिस्टेड एट 1 and 5 मिनट। सबसे पहले 1 और 5 मिनट, पहले 1 मिनट में फिर 5 मिनट के बाद देखते हैं। ठीक है, एबगार स्कोर। तो आंसर इसका क्या आएगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम समझेंगे पहले एबगार स्कोर होता क्या है। तो चलो नोट करो साथ साथ, सेम जैसे हम अभी तक पढ़ते आए हैं उसी तरह से, कोई जल्दबाजी नहीं। जो जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब यहीं डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे हम APGAR। ठीक है, एबगार स्कोर। ये APGAR होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले ये एबगार स्कोर किस में हेल्प करता है? ठीक है, सबसे पहले आप लिखो कि ये रैपिड असेसमेंट करता है। न्यूबॉर्न की, जो बच्चा पैदा हुआ ना, उसको हम उसकी असेसमेंट के लिए ये स्कोर बनाया गया है। तो ठीक है, लिखो पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट आप लिखोगे रैपिड असेसमेंट ऑफ न्यू बॉर्न कंडीशन एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे जो न्यू बॉर्न है उसकी कंडीशन क्या है उसको हम किससे एसेस करते हैं? तो एबगार स्कोर से एसेस करते हैं। ठीक है, तो क्या ये एबगार स्कोर जब हम बर्थ के टाइम पे एसेस करेंगे तो क्या ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे हम? सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखो डजंट प्रिडिक्ट लॉन्ग टर्म आउटकम। ठीक है, इसका कोई लॉन्ग टर्म आउटकम नहीं होता है। ओनली इमीडिएट न्यू बॉर्न कंडीशन, जो इमीडिएट न्यू बॉर्न कंडीशन है उसको देखा जाएगा। ठीक है, और इसी एबगार स्कोर की मदद से हमको पता चलता है कि हमको रिसक्सिटेशन करना है बेबी को या नहीं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट लिखो। अब रिसक्सिटेशन क्या होता है कि जब बेबी सांस ही नहीं ले पाता है, वो डिस्ट्रेस में होता है, तो तब हम रिसक्सिटेशन करते हैं। अब रिसक्सिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आगे रिसक्सिटेशन पे क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपको मैं करवा दूंगा। बट अभी आप ये पॉइंट आप लिख लो, हेल्प डिसाइड need for newborn resuscitation। ठीक है, रिसक्सिटेशन के स्टेप्स वगैरह होते हैं, जिसने टॉपिक पढ़ा होगा उसे तो इजीली क्लियर हो चुका होगा। बट जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, रिसक्सिटेशन आगे क्वेश्चंस में आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम एबगार स्कोर को पहले करें क्योंकि इसमें भी अभी काफी सारे पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब जो एबगार स्कोर होता है ये क्या कोई इक्विपमेंट का यूज करते हैं या क्या करते हैं? नहीं, इक्विपमेंट वगैरह का यूज नहीं करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है ये। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे सोर्स क्या है इसका? अब ये जो एबगार स्कोर होता है, ये एबगार स्कोर क्या होता है? क्विक, जल्दी से लिया जाता है, इजी होता है। ठीक है, और बेड साइड ही होता है। बेबी पैदा हुआ उसके बेड साइड पे ये क्या बोलते हैं, टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, बेड साइड असेसमेंट। ठीक है, बेड साइड असेसमेंट। अब ये एबगार स्कोर में हम देखते क्या क्या है? ठीक है, APGAR नाम से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस एबगार स्कोर में टोटल इसके 5 पैरामीटर होते हैं। ठीक है, तो पैरामीटर्स के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो चलो एक और यहाँ से हम इसके 5 पैरामीटर होते हैं। तो इंक्लूड 5 पैरामीटर। ठीक है, क्या है वो 5 पैरामीटर्स? तो स्पेलिंग इसकी क्या है? APGAR। तो वहीं से सबसे पहले A, फिर आ जाएगा P, फिर आ जाएगा G, फिर आएगा A और फिर लास्ट पे आएगा R। ठीक है, A स्टैंड फॉर अपीयरेंस। ठीक है, A किसको स्टैंड करता है? अपीयरेंस को। तो लिखो A स्टैंड फॉर अपीयरेंस। अब अपीयरेंस क्या मतलब अपीयरेंस का? सीधा यार सिंपल लिखो, स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर। ठीक है, अब स्किन कलर में क्या होगा? ब्लू होगा, पेल होगा, पिंक होगा। एक्सट्रीमिटीज का कलर देखते हैं, उसके हिसाब से नंबरिंग देते हैं, उसके हिसाब से स्कोर देते हैं। पल्स, P स्टैंड फॉर पल्स। ठीक है, पल्स में सिंपली हम क्या देखते हैं? हार्ट रेट देखते हैं। ठीक है, एंड G ग्रेमियंस। ग्रेमियंस क्या हो गया? रिफ्लेक्स को हम देखते हैं इसमें। ठीक है, रिफ्लेक्स देखते हैं हम बेबी के। रिफ्लेक्स का मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्स सीधा हो गया मतलब कफ, स्नीज,
या क्राई, बेबी का रोना, ठीक है, वो हम ग्रीवियंस में देखते हैं। क्या वो एक्टिवली क्राई कर रहा है, ठीक है, क्या वो मतलब ढंग से क्राई कर पा रहा है, कफ कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उससे हम ग्रीवियंस के पॉइंट्स देते हैं। नेक्स्ट हो गया ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी में सिंपली मसल टोन, मसल टोन हम देखते हैं, ठीक है। ये मसल टोन हम कैसे देखेंगे? सिंपल, हम उसकी फ्लेक्शंस देखेंगे, एक्टिविटी देखेंगे या मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। तो लिख लो सम फ्लेक्शंस, सम फ्लेक्शन एक्टिविटी, या हम इसकी मूवमेंट देखते हैं, ठीक है, मूविंग देखेंगे। नेक्स्ट आ गया आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन, आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या देखते हैं हम? क्या वो स्लो रेस्पिरेट कर रहा है, इरेगुलर कर रहा है, गुड कर रहा है? बेसिकली क्राई से पता चल जाता है हमको ये, ठीक है। तो ये आपका एब्गार स्कोर था। एब्गार में टोटल इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं। अब स्कोर क्या दिए जाते हैं? स्कोर 0 से 2 तक दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना, 0 से 2 तक दिए जाते हैं। मैं आपको एक बार एब्गार स्कोर दिखाई देता हूँ कैसा होता है, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। देखो, इस तरह का एब्गार स्कोर होता है, ठीक है, इस तरह का एब्गार स्कोर होता है। अब इसमें आप देखोगे इस तरह का जो एब्गार स्कोर है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें आप देखो, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। हाँ, ये देखो क्या क्या है इसमें। एब्गार स्कोर में स्किन कलर आ गया, ठीक है, पेल है, ब्लू है, तो 0 स्कोर है। फिर 1 स्कोर कब दिया? जब एक्सट्रीमिटीज ब्लू थी लेकिन बाकी जो उसकी मेन बॉडी है वो पिंक है। उसके बाद आप देखो 2 स्कोर कब देंगे? जब फुली बेबी पिंक होगा। पल्स 0 है, लेस देन 100 है तो 1 है, ठीक है, 100 से 140 है तो 2 स्कोर है। ऐसे कर करके हम एब्गार स्कोर में स्कोर देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये एब्गार स्कोर है। ग्रीवियंस, पल्स, एक्टिविटी, टोन जो है और रेस्पिरेशन में, ये 5 चीज़ें इसमें हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। एब्गार स्कोर यहाँ तक होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एब्गार स्कोर के रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो क्या है? तो पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इसमें आप लिखो, लिखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं इसके, ठीक है। क्या है? तो याद रखना, अगर स्कोर 7 से 10 आता है तो बेबी हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी है, ठीक है, बेबी हेल्दी है मतलब नॉर्मल है। लेकिन अगर स्कोर 4 से 6 आता है तो बेबी फुली हेल्दी नहीं है, तो ये मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, ठीक है, और अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है बेबी को। मॉडरेट डिस्ट्रेस में होगा, मैं नीड स्टिमुलेशन, ठीक है, मैं नीड स्टिमुलेशन दी जाएंगी इसको। और अगर बेबी का स्कोर 0 से 3 के बीच में आएगा, ये तो भाई सीवियर डिस्ट्रेस में, इसमें रिसेक्सिटेशन दी जाएगी, ठीक है, सीवियर डिस्ट्रेस। अभी के लिए रिसेक्सिटेशन आप ऐसा समझो, जो बच्चा सांस नहीं ले रहा है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हम एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उसमें, उस प्रोसेस को हम रिसेक्सिटेशन बोलते हैं, जिसमें बेबी को एम्बूबेग के थ्रू, है ना, एम्बूबेग के थ्रू सांस दी जाएगी, रिपोजिशनिंग की जाएगी और कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जिससे कि बच्चा सांस ले ले, ठीक है, वो है रिसेक्सिटेशन। शॉर्ट में भी बता दिया, बट जब आएगा ये टॉपिक तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 0 से 3 अगर होगा तो सीवियर डिस्ट्रेस में होगा बेबी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? इमीडिएट रिसेक्सिटेशन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, इमीडिएट रिसेक्सिटेशन। इज इट क्लियर? ठीक है, इमीडिएट रिसेक्सिटेशन हम देंगे बेबी को। तो देखो, क्वेश्चन था एब्गार स्कोर के ऊपर, तो क्या क्या हमने इसमें देख लिया। सबसे पहले हमने एब्गार स्कोर में देखा कि ये हेल्प करता है डिसाइड करने में बेबी की न्यूबॉर्न की रिसेक्सिटेशन की नीड है या नहीं। दूसरा, इसके 5 पैरामीटर होते हैं। ए अपीयरेंस को करता है, फिर पल्स, ग्रीवियंस, उसके बाद एक्टिविटी, देन रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने इसमें समझा कि रैपिड असेसमेंट होती है न्यूबॉर्न की कंडीशन की, और ये बेड साइड पे ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्विक होता है, ईजी होता है, बेड साइड पे हम इसकी असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ये कोई लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं करता, आउटकम लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए नहीं होता, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बस उस टाइम के लिए स्कोरिंग की जाती है ताकि हमको रिसेक्सिटेशन की नीड पता चलती है इससे, ठीक है। आउटकम ओनली इमीडिएट न्यूबॉर्न कंडीशन ये बताता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से बनता है? तो यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बताओ एब्गार स्कोर नॉर्मल कब होता है? तो 7 से 10 नॉर्मल होता है, ठीक है। स्कोरिंग मैंने आपको बता दी 0, 1 एंड 2, ठीक है, इस तरह से स्कोर होता है, एक 0 फिर 1 और फिर 2, इसी तरह से फिर टोटल किया जाता है उसको, ठीक है। एब्गार स्कोर का मैंने फोटोग्राफ आपको दिखा दिया, वो एक बार आप फिर से देख लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? वैक्सीन गिवन एट बर्थ इज। क्वेश्चन वैक्सीनेशन से है, तो बर्थ पे कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो इजी है, जिसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पढ़ा होगा, जिसने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा होगा, वो बहुत आसानी से इसका आंसर दे देगा। तो जल्दी से इसका आंसर आपको तो पता होगा, मैं बता दूं आपको कि बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी पैदा होते ही दिया जाता है, इसको ऐसे याद रखो, बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। बी स्टैंड फॉर बर्थ एंड बीसीजी, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको आप। बट मैं फिर भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक बार आपको फिर से दिखा ही दूंगा, जिससे कि आपको बीसीजी, जिससे कि आपको ये सारी वैक्सीनेशन में जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, उसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले समझो बर्थ पे कौन कौन सा लग रहा है। तो एक तो बीसीजी लगता है, उसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन लगता है, ओपीवी 0 लगता है, और हेपेटाइटिस बी लगता है, ये बर्थ पे लगता है। तो ये 3 आपको याद रखने हैं। हमारे पास ऑप्शन में डीपीटी था, ये बर्थ पे नहीं लगता। मीजल्स था, ये भी बर्थ पे नहीं लगता। टाइफाइड जो है ये बर्थ पे नहीं लगता, और टाइफाइड तो डिजीज है, ठीक है, इस वैक्सीन नहीं है ये, समझ आ गया। तो ये तो पहले एलिमिनेट हो जाता, तो इन 3 में आपको आंसर देना था। इज इट क्लियर? यहाँ तक आंसर क्लियर है। बट चलो एक बार मैं आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ही बता देता हूँ। ये देखो आप इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, आपका पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपके सामने है स्क्रीन पे, ध्यान से इसको देखो। इस पे एज लिखी हुई है कि बर्थ पे कौन सा लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, देख लो।
ये देखो बर्थ के टाइम पे क्या क्या लग रहा है, बीसीजी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, ओपीवी। तो ये सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को आप एक बार देख लेना। देखो इसमें रूट भी दिया गया है, कभी कभी रूट पूछता है, डोज पूछता है, साइट पूछता है कहाँ पे लगेगा, तो ये सारी चीज़ें इस पे हैं। बाकी ये जो फोटोग्राफी है मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दूंगा, वहाँ पे भी आपको ये फोटोग्राफ मिल जाएगी, जिससे कि आपको इजीली ये याद, बस इसको ना याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पे। तो बढ़ने से पहले कुछ बीसीजी के ऊपर कुछ बातें कर ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, इसके ऊपर मैं आपको क्या बताऊं कि बीसीजी जो है, बीसीजी वैक्सीन जो है, इसकी डोज कितनी है, चलो लिख लेते हैं यार, है ना, जल्दबाजी में क्यों रहे, हम लिख लेते हैं कि वैक्सीन एट बर्थ क्या क्या लगेगी आपको, ठीक है। वैक्सीन एट बर्थ मैंने बता दिया आपको, वैक्सीन एट बर्थ 3 लगती हैं, एक बीसीजी लगता है, ओपीवी लगता है और हेपेटाइटिस बी लगता है। तो हम देख लें क्या क्या लगेगा वैक्सीन एट बर्थ। एक तो बीसीजी लगेगा, ठीक है, उसके बाद ओपीवी लगेगा, ओपीवी 0, उसके बाद हेपेटाइटिस बी लगता है, ठीक है। ये 3 वैक्सीन लगती हैं। अब डोजेज कितनी है इसकी, अगर डोजेज पे क्वेश्चन आ गया तो कितना कितना डोज है, कितनी डोजेज है इसकी, तो याद रखना बीसीजी की डोजेज आपकी 0.05 ml की होती है, ठीक है, 0.05 ml की। और कैसे दिया जाएगा, ये इंट्राडर्मल दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है, ठीक है, इंट्राडर्मल दिया जाता है। कब दिया जाएगा, एट बर्थ दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओपीवी 0 जो है, ये कब, इसके ये कैसे दिया जाता है, तो 2 ड्रॉप्स ये ओरली दिया जाता है, ठीक है। 2 बूंद जिंदगी के तो सबको ही पता है, ठीक है, ओरली दिया जाएगा बर्थ के टाइम पे। और हेपेटाइटिस बी की डोजेज कितनी है, तो 0.5 ml इसकी डोजेज होती है और इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, आईएम दिया जाता है। याद रखना ये जितनी भी वैक्सीनेशन है, ये जो भी वैक्सीनेशन है बर्थ पे दी जाती है। और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है ये विद इन 24 आवर्स दे देना है बेबी को, ठीक है। मतलब इन 2 में, ऊपर वाले 2 में हमको लेट नहीं करना है, इसमें अगर लेट हो भी गया लेकिन तब भी कितना लेट, अब हमको 24 घंटे से पहले दे देना है। अब हम इसमें समझेंगे कि बीसीजी जो हमने दिया है इसका पर्पज क्या है, रीजन, कभी पर्पज पूछ लेगा, देखो पर्पज से भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्यों दिया हमने बीसीजी बेबी को, पैदा होते ही बेचारे को इंजेक्शंस कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, बट उसी के लिए कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, बीसीजी किसको प्रिवेंट करता है, सीवियर टीबी, सीवियर ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करता है। तो टीबी के लिए हम बीसीजी वैक्सीन दे देते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि बीसीजी का कभी कभी क्या आता है कि बीसीजी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, ये बीसीजी होता क्या है, तो चलो नाम लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखो साथ साथ जो चीजें आती जाएंगी ना वो साथ साथ हम कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, बैसिलस कैलमिट, या कैलमिट जो भी पढ़ना है इसको, ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कैलमिट ग्यूरिन इसकी फुल फॉर्म है। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें अच्छा प्रिवेंट करता है ये सीवियर टीबी को, ठीक है, प्रिवेंट्स फ्रॉम सीवियर ट्यूबरक्लोसिस। अब ओपीवी जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन हमने पढ़ तो ली, इसका किससे प्रिवेंट करता है, तो ये पोलियो से प्रिवेंट करता है, ठीक है, पोलियोमिलाइटिस से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, लिख लो। ओरली देंगे, किससे प्रिवेंट करेगा, तो पोलियोमिलाइटिस वायरस से, पोलियोमिलाइटिस बीमारी से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अब पोलियो क्या था, पोलियो को ना मैंने पूरा पढ़ा दिया है पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। पोलियो की वैक्सीनेशन और ये सब चीजें मैंने पीछे जो आपके लेक्चर्स हुए हैं, जो बच्चा कंटिन्यूटी में देख रहा होगा ना उसको ईजी लग रहा होगा। अब यार मैं बार बार वो चीजें बताऊंगा ना तो बोरिंग लगेगा, तो आप एक बार ना पीछे वाले लेक्चर्स भी जरूर देख लो। तो चलो, ओपीवी तो पता है पोलियो से प्रिवेंट करेगा। अब हेपेटाइटिस बी किससे प्रिवेंट करेगा, हेपेटाइटिस बी प्रिवेंट करता है, ये वाली जो वैक्सीन है ये हम क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। मां से कहीं बेबी में हेपेटाइटिस बी का वो ट्रांसफर हो चुका होगा, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन दे देते हैं बेबी को, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर हुई होगी आपको पक्का। अब देखो बर्थ पे हमने ये 3 इंजेक्शन दे दिए, ठीक है, बर्थ डोज वैक्सीनेशन। अब देखो याद रखना आपको ये, अगर अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बेबी जो है वो लो बर्थ वेट है, LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट है बेबी का। अब मुझे जल्दी से कमेंट पे बताओ पहले, लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, मतलब कितने वेट से कम होगा तो लो बर्थ वेट बेबी बोलेंगे। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए वो बोलता है कि लो बर्थ वेट बेबी है तो बताओ अब हम इसको वैक्सीन देंगे या नहीं देंगे, कंडीशन बना के देगा। तो याद रखना ये पॉइंट भाई, ध्यान से सुन लो। तो लिखो आप ये साथ साथ, बर्थ does vaccine are safe, ठीक है, even in low birth weight babies, ठीक है। अब बर्थ हुई है बेबी की, लो बर्थ वेट है, बट तब भी हम उसको वैक्सीन देंगे ही देंगे। ऐसा नहीं है कि लो बर्थ वेट है तो हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे, ठीक है, लो बर्थ वेट है तब भी वैक्सीन देंगे। अब याद रखना एडमिनिस्टर कब करना है इसको, तो याद रखना है लो बर्थ वेट पे भी सेम वही रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई ऐसा नहीं है कि वेट करेंगे थोड़ा वेट गेन हो, नहीं बिल्कुल नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडीएम शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडमिनिस्टर विद इन फर्स्ट 24 आवर, ठीक है, कब से, और फॉर किसके लिए, फॉर मैक्सिमम न्यूनेटल प्रोटेक्शन लिख लो,
ठीक है, न्यूनेट प्रोटेक्ट करने के लिए, समझ आ गया। तो लो बर्थ वेट पे क्वेश्चन बन सकता था, मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे, वैक्सीन कौन सी कीजिए। अब ये डीपीटी यहाँ पे है तो निपटाएं, थोड़ा सा डीपीटी के भी कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, चलो लिख लो साथ साथ। देखो यार अपना तरीका यही है, जो सामने आ रहा है उसको निपटाते जाएंगे। तो चलो डीपीटी समझेंगे जरा, क्या है ये डीपीटी, किस बला का नाम है। तो चलो पहले फुल फॉर्म लिखते हैं इसकी, डिप्थीरिया, तो लिखो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस, इसी पर्ट्यूसिस का दूसरा नाम क्या है, वुपिंग कॉफ, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, वुपिंग कॉफ किसको कहते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनी, ठीक है। तो ये नाम आ गया इसका डीपीटी का, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनी, ठीक है। ये बेसिकली कंबाइन होता है और इनएक्टिव वैक्सीन है, याद रखना, कंबाइंड इन एक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये हो गया लाइव वैक्सीन नहीं है, ठीक है, टॉक्सिन्स वगैरह डाल देते हैं। और बट जो आपने बीसीजी ओपीवी पढ़ा ना, ये लाइव वैक्सीन थे, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब डीपीटी का रूट से क्वेश्चन आएगा, रूट क्या है। बाकी जो मैंने वो चार्ट आपको दिखा दिया ना, उस चार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, बट इसको मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। रूट क्या रूट रहेगा, तो याद रखना इंट्रामस्कुलर, जिसको हम शॉर्ट में आईएम भी लिखते हैं, ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट रहेगा। बट अब इंट्रामस्कुलर में वहां पे आपको इंट्रामस्कुलर में फंसाएगा कहाँ, कौन सी मसल में लगता है, तो याद रखना एंटीरियो लेटरल थाई इन इन्फेंट। बाकी आपने हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ दी होंगी, वहाँ पे आपने इम्यूनाइजेशन करते हुए देखा होगा सिस्टर्स को, अपने नर्सिंग ऑफिसर्स को, अपने सीनियर्स को देखा होगा, तो वो कहाँ पे देते हैं, एंटीरियो लेटरल थाई पे देते हैं, ठीक है। शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है डीपीटी के ऊपर, डीपीटी का क्या शेड्यूल रहता है इसमें, तो याद रखना वीक 6, 10 एंड 14 वीक्स पे, ठीक है। एक पहला देंगे हम 6 वीक पे, फिर देंगे 10 पे, फिर देंगे 14 वीक पे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। और कभी कभी ना डीपीटी को हम डीपीटी के साथ और 2 वैक्सीन जोड़ देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डीपीटी है, उसके साथ में हमने एक वैक्सीन जोड़ दी हेपेटाइटिस बी, ठीक है, और साथ में इसमें HIV भी जोड़ देते हैं। अब ये 5 बन गए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट, ठीक है, पेंटावेलेंट बोलते हैं, ठीक है, जब हम कंबाइन करते हैं इसके साथ 2 और वैक्सीन को। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और याद रखना डीपीटी की बूस्टर डोज भी दी जाती है, डीपीटी की ही बूस्टर, पहले तो आ गया 6 में, 10 में, 14 में, और उसके साथ में बूस्टर भी दी जाती है। बूस्टर डोज कब देते हैं, बूस्टर डोजेज देते हैं इसकी 16 से लेकर 24 मंथ, ठीक है, 16 से लेकर 24 मंथ तक। उसके बाद एक बूस्टर अब आ गई, और दूसरी बूस्टर कब देते हैं, फिर 4 से लेकर 6 ईयर्स का जब बच्चा पहुंचता है, ठीक है, तब दे देंगे। इज इट क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये बात थी डीपीटी की। और दिया है कुछ ऑप्शन में, हाँ मलेरिया दिया है ना, तो चलो मलेरिया को भी थोड़ा समझ लेते हैं, जगह का जुगाड़ करते हैं स्लाइड में। चलो मलेरिया समझते हैं अब यहाँ पे इतनी सी जगह में। अब बात सॉरी मलेरिया नहीं है, मीजल्स है, ठीक है, मीजल्स, ठीक है। अब मीजल्स क्या है, मीजल्स वैक्सीन जो है ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, याद रखना, ये लाइव है, ठीक है, जैसे बीसीजी ओपीवी थी ना, वैसे ये लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लाइव। इसमें क्या करते हैं, लाइव मारते नहीं है, जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, उसको मारते नहीं है, उसको क्या करते हैं, वीक कर देते हैं, बट डायरेक्टली लाइव डाल देंगे उसको, ठीक है, वीक करके डाल देंगे। बाकी जो जैसे डीपीटी वगैरह में आपने पढ़ा, डीपीटी में हम क्या कर रहे थे, हम इनएक्टिव कर रहे थे, इनएक्टिव और टॉक्सिन डालते थे उसमें, ठीक है, उसके टॉक्सिन टॉक्साइड डालते थे, इनएक्टिविटी टॉक्सिन डालते थे। इसमें लाइव एटेन्यूएटेड, एटेन्यूएटेड का मतलब ही हो गया वीक, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड, ठीक है, वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब जो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ना, इसको कैसे दिया जाएगा, याद रखना, गिवन जितनी भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, इनको दिया जाता है सब क्यूटेनियस। क्यों दिया जाता है यार सबक्यूटेनियसली, यहाँ पे आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि लाइव वैक्सीन को, जितनी भी लाइव वैक्सीन है उनको हम सबक्यूटेनियसली क्यों देते हैं। ये इसलिए देते हैं, याद रखना, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है उसमें ब्लड का फ्लो लेस होता है। अगर ब्लड का फ्लो ही लेस है तो एब्जॉर्प्शन उतनी फास्ट नहीं होगी। एब्जॉर्प्शन फास्ट नहीं होगी मतलब वो एलो ही नहीं करेगा वायरस या बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने के लिए ज्यादा, जिससे कि इम्यून जो रिस्पॉन्स होगा वो तेजी से हो पाएगा, ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं बढ़ा पाएगा, वायरल डोज नहीं बढ़ेगा, बैक्टीरियल डोज जो बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ ज्यादा नहीं कर पाएगा बॉडी में, थोड़े में ही वो डिटेक्ट कर देगा हमारा इम्यून सिस्टम और उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें अगर पॉइंट लिखना है तो लिखो यार, चलो सब कुछ लिखा देता हूँ, ये पॉइंट इतना बड़बड़ मैंने बोल दिया है, बट ये पॉइंट लिखना जरूरी है, कॉज याद रहे नहीं रहे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखना सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ST, सबक्यूटेनियस टिश्यू जो है इसमें लेस ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, लेस ब्लड फ्लो, ठीक है, देन मसल से इसमें ब्लड का फ्लो क्या होता है, कम होता है। और इसी वजह से क्या होगा, एलोइंग वायरस, जो हमने वायरस को एलो किया है, लिखो एलोइंग वायरस या बैक्टीरिया, एलोइंग वायरस और बैक्टीरिया टू रेप्लिकेट स्लोली, वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा फास्ट, टू रेप्लिकेट स्लोली,
ठीक है, टू रेप्लिकेट स्लोली। क्लियर। तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और टाइम मिल जाएगा किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी को टाइम मिलेगा ना रेस्पॉन्स करने में, इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करने में अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स करेगा, क्योंकि वायरस उतना ज़्यादा है ही नहीं कि वो इन्फेक्शन कॉज करे, बैक्टीरिया उतना ज़्यादा है ही नहीं। अब अगर यही मान के चलो लाइव बैक्टीरिया को पकड़ा हमने और डाल दिया क्या बोलते हैं मसल्स में, तो मसल्स में जाके वो क्या कर देगा, पता चला कि वहाँ पे उसने अपनी जनसंख्या बढ़ा रही और इन्फेक्शन ही काज कर दी। तो चले थे वैक्सीन इसलिए करने के बचाएंगे और मार ही दिया, तो वैसे भी नहीं करना है। तो समझ आ गया मीजल्स में ये पॉइंट आ गया, एक तो सबक्यूटेनियस वाला। अब याद रखना हाँ, और ये मीजल्स जो है ना, इसको अकेले, इसको कभी कभी ना हम क्या करते हैं मीजल्स को और भी वैक्सीन में डाल के, ठीक है, तो मतलब और मिक्स करके देते हैं। कैसे, तो ये लिखो कैन बी गिवन एज MMR। क्या है ये MMR, मीजल मम्स रुबेला। ठीक है, मीजल मम्स और रुबेला, तो यहाँ भी 3 जोड़ के दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको मीजल मम्स रुबेला ऐसे भी दिया जाता है। अब बात करेंगे, हो गई हमारी वैक्सीन कौन कौन सी, DPT के ऊपर भी बात हो गई, मीजल्स के ऊपर भी बात हो गई, BCG के ऊपर भी बात हो गई। अब टाइफाइड के ऊपर क्या बात करूँ, टाइफाइड तो बेसिकली चलो टाइफाइड का लिख लेते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं टाइफाइड से। टाइफाइड क्या करता है, सीवियर फीवर कॉज करता है, पॉजिटिव एजेंट इसका लिखते हैं हम। ठीक है, टाइफाइड कौन कॉज करेगा, तो ये कौन सी इन्फेक्शन है, पहले तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन है पॉजिटिव एजेंट इसका, मैंने बताया हुआ है आपको पहले भी, बट फिर भी लिख लेता हूँ क्योंकि आ जाता है कभी, इतना इजी क्वेश्चन भी आके अब गलत कर लेते हैं हम लोग। साल्मोनेला टाइफी, ये इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। देखो अब एक क्वेश्चन था वैक्सीन के ऊपर था, लेकिन हमने इसमें DPT को भी समझा, मिसल को भी, BCG को भी, और जो मैंने वो पिक रखी थी वो पूरा उस पर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसमें आप पढ़ सकते हो, रूट सारा कुछ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ना ऑप्शन गाइनी का क्वेश्चन है आपके सामने, है क्या है, नॉर्मल लोचिया लास्ट फॉर। अब सबसे पहले ये लोचिया का लोचा समझो, ये लोचा होता क्या है, लोचिया होता क्या है। ठीक है, लुच्चा लोचिया जो भी है, बेसिकली लोचिया होता क्या है। आपको अगर लोचिया पता होगा ना, पहले तो पता अगर लोचिया है तभी जाके आप आंसर दे पाओगे, नहीं पता है तो कोई आंसर नहीं दे पाओगे। मैं आपको बता दूं कि लोचिया जो है वो वेजाइना से, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद ना वेजाइना से काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, फ्लूइड आता है, ब्लड आता है। ठीक है, वो जो अब डेब्रिस बाहर आएगा उसी को हम लोचिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये बोल रहा है कि लोचिया कब तक आता है, 1 वीक तक आता है, 2 वीक तक आता है, 4 से 6 वीक तक आता है, 8 वीक, मतलब लोचिया कब तक आएगा उसकी टाइमिंग पूछी है इसने हमको। ठीक है, टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन बनाए, बट क्या लोचिया बस टाइमिंग के ऊपर बनेगा। अब देखो लोचिया पूछा है, दैट मीन्स इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी पुरानी आदत डाइसेक्ट करना और समझना। पहले आंसर आपको मैं बता दूं, C इसका आंसर आएगा। ठीक है, 4 से 6 वीक तक। क्लियर, एक्सप्लेनेशन आपके सामने साझा कर देते हैं। लास्ट लोचिया अप टू 6 वीक, तो ठीक है 6 वीक तक इसका आंसर है। बट अब हम समझते हैं कि लोचिया होता क्या है। ठीक है, लोचिया पे क्योंकि क्वेश्चन आया है, आता भी है, ऑप्शन गाइनी है, फेवरेट टॉपिक होता है ये एग्जामिनर्स का। पहले समझेंगे लोचिया है क्या, ये लोचिया का लोचा होता क्या है। चलो साथ साथ में डिकोड करते हैं। लोचिया क्या है, तो लिखो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। अब क्या क्या होगा इसमें, तो लिखो कंटेन ब्लड, तो ब्लड होगा इसमें, और क्या होगा, म्यूकस होगा, और यूट्राइन टिश्यू होगा। तो लोचिया समझ में आ गया, ये डिस्चार्ज है, कहाँ से आ रहा है, वेजाइना से आ रहा है, डिलीवरी के बाद इसमें ब्लड होता है, एक तो ब्लड होता है, म्यूकस होता है, और यूट्राइन टिश्यू होता है। अब लोचिया के टाइप्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेकंड एस्पेक्ट लोचिया का क्या पढ़ेंगे अब हम, टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो 3 तरह का लोचिया होता है। ठीक है, एक हो गया लोचिया रूब्रा, ठीक है, और एक होता है लोचिया सिरोसा, और लास्ट वन लोचिया एल्बा। ठीक है, तो 3 तरह का लोचिया होता है, लोचिया रूब्रा, लोचिया सिरोसा एंड लोचिया एल्बा। साथ साथ याद करना आपने। अब जो लोचिया रूब्रा होता है ये कितने दिन तक निकलता है, तो आपने याद रखना टाइम सबसे पहले टाइम और कलर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टाइम कितना है लोचिया रूब्रा का, तो 0 से 3 डेज। ठीक है, और सिरोसा का है 4 to 10 डेज। क्लियर, और उसके बाद नेक्स्ट जो लोचिया एल्बा है इसका टाइम कितना है, 11 to 40 डेज। क्लियर। अब देखो उसने क्वेश्चन में ना डेज नहीं पूछे थे, हमको वीक में कन्वर्ट किया था, तो इतना देखो एग्जामिनर कहाँ से घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है सारी। कलर से क्वेश्चन आएगा, लोचिया रूब्रा का क्या कलर है, तो कलर की बात अगर हम करें तो याद रखना लोचिया रूब्रा का कलर रेड होता है। क्लियर, नेक्स्ट पिंक या ब्राउन। ठीक है, सिरोसा का कलर क्या है, पिंक या ब्राउन। एंड नेक्स्ट लास्ट जो है एल्बा, इसका कलर क्या होता है, येलो या तो वाइट। इज इट क्लियर।
टाइमिंग भी हो गई, कलर भी हो गया, ठीक है। और याद रखना जो ये रूब्रा है ना, पहले 3 दिन जो है वो क्या आएगा, मेनली ब्लड आता है। तो डिस्चार्ज में क्या है, मेनली ब्लड। क्लियर, ठीक है। तो टाइम से, कलर से, और थर्ड पॉइंट बना देते हैं इसको डिस्चार्ज। देखो साथ साथ नोट्स भी बन रहे हैं हमारे। तो डिस्चार्ज में क्या क्या आएगा, मेनली ब्लड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पिंक या ब्राउन ये क्या क्या निकालेगा, तो ब्लड प्लस म्यूकस आएगा लोचिया सिरोसा से। और लोचिया एल्बा से क्या आता है बेटा, इससे मोस्टली म्यूकस आता है, मोस्टली म्यूकस। तो यार देखो एक ही क्वेश्चन था लोचिया, हमने इसमें ये सारी चीज़ें इसकी डाइसेक्ट कर दी हैं। अब और क्या क्वेश्चन बनेगा लोचिया से, और भी बन सकता है क्या क्वेश्चन, बिल्कुल बन सकता है यार, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्या एस्पेक्ट आएगा इसका, तो चलो फिर से नोट करते हैं एक और पॉइंट इसका। तो अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अमाउंट आएगा, ठीक है, अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अमाउंट में हम क्या लिखेंगे, सिंपली नॉर्मल जो है इसका फ्लो, नॉर्मली जो इसका फ्लो है कम होगा, ठीक है, कम होगा ग्रेजुअली ओवर वीक्स। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसका फ्लो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। नॉर्मली जो फ्लो है डिक्रीजेस ग्रेजुअली ओवर वीक। तो पहला पॉइंट ये था। अब एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, फाउल स्मेल कभी कभी आ जाता है। अब अलग से ही स्मेल आ रही है लोचिया से, ठीक है, गंदी स्मेल आ रही है, तो ये एबनॉर्मलिटी है। लार्ज क्लॉट्स आ रहे हैं, अंदर से क्लॉट्स जो हैं वो बड़े बड़े आ रहे हैं, अलग अजीब से क्लॉट्स आ रहे हैं, वो एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद प्रोलॉन्ग्ड हैवी ब्लीडिंग, ये भी क्या है, एबनॉर्मलिटी है। और याद रखना, और यही जो प्रोलॉन्ग हैवी ब्लीडिंग है, यही आगे जाके इंडिकेट करती है हमको इन्फेक्शन को, या कोई रिटेन रह गया, कोई अंदर, कोई अभी भी कोई पार्ट रह चुका है अंदर डिलीवरी में, सारा अंदर से बाहर जो है, पूरा यूट्रस जो है वो वॉश नहीं हुआ है पूरी तरह से, पूरा प्रोडक्ट ऑफ कॉन्शियस बाहर नहीं आया है, कुछ पार्ट्स एंडोमेट्रियम के या कुछ भी अंदर रह गया है, क्लॉट वगैरह, ठीक है। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स है। और क्या है इसमें, और समझते हैं इसमें और क्या क्या था। लोचिया एक तो ये हो गया, एक तो ये भी हो गया, ठीक है। अब लोचिया को मॉनिटर करने से क्या मिलेगा हमको, मतलब क्या क्या चीज़ें, तो चलो एक पॉइंट और इसको मैं कवर कर देता हूँ इसी में, बिकॉज होप सो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि डायरेक्टली PYQ है ये। मॉनिटरिंग लोचिया हेल्प्स एसेस पोस्ट पार्टम रिकवरी। अब जो ये लोचिया है इसको हम एसेस करेंगे, इससे हमको पोस्टमार्टम रिकवरी के बारे में पता चलता है, मॉनिटर कर सकते हैं हम रिकवरी को, और डिटेक्ट कर सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस अर्ली। ये बेनिफिट है लोचिया को मॉनिटर करने का। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि सर हाँ लोचिया बाहर आता है डिलीवरी के बाद। डिलीवरी के जस्ट बेबी के डिलीवरी के बाद एक और चीज़ बाहर आती है, उसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। वो प्लेसेंटा कितनी देर में बाहर आता है, दिमाग में आया होगा, तो चलो याद रखना, जो प्लेसेंटा है ये 30 मिनट में बाहर आता है, ठीक है। बट अगर हम एज यूजुअल देखें तो यूजुअली 5 से 15 मिनट लगते हैं इसको, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 30 मिनट होता है, बट एज यूजुअल देखें तो 5 से 15 मिनट में बाहर आ जाता है। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि टाइमली प्लेसेंटा डिलीवर होना जो है ये क्रूशियल है, ठीक है। यही प्रिवेंट करता है हेमरेज को और इन्फेक्शंस को। अगर प्लेसेंटा टाइम से डिलीवर नहीं हुआ तो आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो लिख लो ये पॉइंट, टाइमली placental delivery is crucial to prevent hemorrhage and infection। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये कुछ बातें थी किसकी, लोचिया के ऊपर। लोचिया के साथ साथ हमने क्या क्या समझा, लोचिया के कुछ पॉइंट्स को समझा, लोचिया कितने टाइप्स का होता है, ये सारी चीज़ें। अब देखो एक ही क्वेश्चन था लोचिया क्या क्या बन सकता है, लोचिया के टाइप्स पे क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे टाइमिंग पे क्वेश्चन बनेगा, तीन चार क्वेश्चन नहीं, 3-4 नहीं यार, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी एक स्लाइड से, ठीक है। तो ध्यान से होश से ये चीज़ें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट करोगे तो जरूर बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर इज प्रोवाइडेड बाय। बहुत इजी हलवा क्वेश्चन भाई। अब होम बेस्ड केयर न्यूबॉर्न को कौन देता है, अब कुछ के दिमाग में क्या आ रहा है। अब देखो ANM देगा, आशा देगी, स्टाफ नर्स देगा, डॉक्टर देगा क्या, बिल्कुल नहीं। स्टाफ नर्स देगी क्या, घर पे जाके, नहीं वो हॉस्पिटल में होती है। ANM देगी क्या, नहीं। तो आशा इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आशा प्रोवाइड्स होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। बट क्या क्वेश्चन इतना ईजी आता है सर, देखो यार आता था अब नहीं आएगा इतना ईजी, अब थोड़ा लिमिट्स को हमको पुश करना पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे, थोड़ा पढ़ते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को यार, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, HBNC, ठीक है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर जो है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड करता है आशा। इतना सर हमको पता चल गया, ये हमको पूछा था,
ठीक है, प्रोवाइडेड बाय आशा। अब इस आशा आंटी के ऊपर ना हमने बहुत सारी चीज़ें पहले लेक्चर में सब कुछ मैंने बता दिया है, किसके अंडर आता है क्या आता है। तो अब नहीं देखा होगा पहला लेक्चर तो यार इसमें आप क्या कर सकते हैं, बट जाओ देखो, कंटेंट क्वालिटी कंटेंट डाल के रखा है यार, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसकी फुल फॉर्म पहले लिख लो, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, किसके अंडर आता है ये, तो ये आता है WHO नहीं, NHM के अंडर आता है। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। इज इट क्लियर? अब सर क्या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा? नहीं, अब याद रखना ये जो आशा है इसकी विजिट से क्वेश्चन बनेगा। अब इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी विजिट से क्वेश्चन बनेगा कि कितनी विजिट और कब कब विजिट, वो टाइमिंग से क्वेश्चन बनेगा। तो ये विजिट जब करेगी न्यूबॉर्न के घर पे तो किस लिए करेगी, वो क्या काम है उसका आशा का न्यूबॉर्न के घर पे जाके क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें अब इसमें हम लिखेंगे। तो चलो पॉइंट नोट करते हैं, साथ साथ लिखते चलो। आशा की जो विजिट होगी, लिखो, विजिट न्यू बॉर्न्स एट होम टू एजुकेट मदर को एजुकेट करना है, किसके लिए, ऑन ब्रेस्ट फीडिंग। अब यार ये ब्रेस्ट फीडिंग पे ना इतने ज़्यादा चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कुछ पिछले लेक्चर्स में, जहाँ ब्रेस्ट फीडिंग आया था वहाँ मैंने पूरा ब्रेस्ट फीडिंग को एक्सप्लेन किया है। इवन ब्रेस्ट फीडिंग को सिर्फ नहीं, ब्रेस्ट फीड करवाना कैसे है, उसकी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर, उसके अलावा ब्रेस्ट से मिल्क निकलेगा कैसे, रिफ्लेक्सिंग जो रिलीजिंग है, ले डाउन इफेक्ट है, उसके ऊपर सब चीज़ें हमने डिटेल में जो है पढ़ ली हैं यार। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग सब कुछ डिस्क्राइब करके रखा है, बस लेक्चर्स देखिए। वार्मथ के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, बेबी को कैसे गर्म रखना है, कवर कैसे करना है, इसमें जो कंगारू मदर केयर टेक्निक वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती है। बट कंगारू मदर केयर वो आशा नहीं, वो तो डॉक्टर वगैरह ही बताएंगे हॉस्पिटल में ही, जब बेबी जो है वो हाइपोथर्मिक होगा, कम टेम्परेचर होगा बेबी की बॉडी का, तो तब होता है वो। वार्मथ हो गया, उसके बाद कॉर्ड केयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा कॉर्ड केयर के बारे में समझाएगी। इम्यूनाइजेशन, अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके यहाँ भी आशा वर्कर से काम करती हैं क्या, सच में इतना डेडिकेशन से काम चल रहा है क्या हेल्थ डिपार्टमेंट में, जितना हमारे NHM में लिखा गया है, NHM में जब बताया गया है गवर्नमेंट इतना प्रोमिस कर रही है, क्या ग्राउंड पे इतना काम हो रहा है क्या। नेक्स्ट, डेंजर साइन, आशा डेंजर साइन के बारे में बता के रखेगी मदर को कि अगर ऐसे ऐसे होगा तो आपने घर नहीं बैठे रहना है, आपने जल्दी से इन्फॉर्म करना है, तो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएंगे, या उस तरह से मोटिवेट करेगी फीमेल को या मदर को। और डेंजर साइन के बारे में उसके साथ में ensuring early detection and जल्दी से डिटेक्ट करेगी, और रेफरल के लिए भी आशा रिस्पॉन्सिबल है, टू रिड्यूस न्यूनेटल मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी क्या हो गया, बीमार पड़ना या डिजीज होना, या मोर्टेलिटी क्या हो गया, डेथ। इज इट क्लियर? तो देखो आशा का क्या काम है, प्रोवाइड करना, विजिट करना, घर पे जाना है ना, मदर को एजुकेट करना, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चे को वार्म रखना है, कॉर्ड की केयर करनी है, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर टाइम पे करनी है, और डेंजर साइन के ऊपर बता के रखना है, और अगर कोई दिखा ऐसी चीज़ है तो जल्दी से रेफरल करना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। और अब सेकंड चीज़ इसमें, जो आपकी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में जो आशा वर्कर होती है वो कितनी बार विजिट करेगी, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आ चुका है एग्जाम में, काफ़ी एग्जामों का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। तो लिखेंगे अब हम टोटल कितनी विजिट करेगी, तो टोटल 6 होम विजिट करती है आशा। ठीक है, 6 होम विजिट्स फॉर नॉर्मल न्यूबॉर्न। नॉर्मल न्यूबॉर्न के लिए 6 विजिट करेगी। ठीक है, अब विजिट पे देखो यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, बट अगर बन भी गया तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी विजिट हैं, तो 6 हैं। तो फर्स्ट विजिट शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, ठीक है, चलेगा ना। उसके बाद सेकेंड विजिट आपकी कब होगी, थर्ड विजिट कब होगी आशा की, फोर्थ विजिट कब होगी आशा की, फिफ्थ विजिट कब होगी आशा की, एंड सिक्स्थ विजिट कब होगी आशा की। ठीक है, तो इसके आगे आप देखते हैं कब कब होगी विजिट आशा की। तो देखो फर्स्ट विजिट तो आपकी होगी पहले दिन जब मदर आएगी। ठीक है, डे वन विद इन 24 आवर, जैसे ही बच्चा पैदा हो गया पहले दिन आशा ने आना है। ठीक है, डे 1 विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर। सेकंड विजिट कब होगी, तो थर्ड डे। ठीक है, डे 3। उसके बाद थर्ड विजिट कब होगी, तो डे 7। अब 7 का टेबल याद रखना आपने। ठीक है, तो 7 2s are 14, 7 3s are 21 एंड 7 4s are 28। ठीक है, तो आप कैसे इसको याद रखोगे, पहली विजिट 1 3 देन 7 का टेबल आ गया। ठीक है, तो 6 विजिट टोटल थी। अब चाहे वो विजिट का नंबर पूछे, चाहे वो कब कब विजिट पूछे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो इसमें अब इतनी सी चीज़ें थी, अब और क्या ही बताऊँ इसमें, तो इतना बस, इसके ज़्यादा इतना तो डिटेल में नहीं आएगा, बट चलो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन। यार अब इसमें क्या बताऊँ, ब्रेस्ट फीडिंग पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, फिर से ये चीज़ आ रही है सामने मेरे, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर में, तो एज अर्ली एज पॉसिबल, तो वो मैंने आपको बता दिया था। अब
कितना जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल, ट्रिक याद रखो। सबसे पहले का है 6 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 घंटा यार, तो ये सीधा इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटा, ठीक है। अर्ली इनिशिएशन विद इन 1 आवर इज रिकमेंडेड, क्लियर, तो इसका आंसर आ गया। अब ब्रेस्ट फीडिंग में अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स, देखो अब इसमें अब ज़्यादा करूंगा तो जो पहले पढ़ रहे हैं ना वो बोर हो रहे होंगे, तो बेटा आप चुप करके आप पिछले लेक्चर्स में जाओ जहाँ मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। विटामिन के इंजेक्शन इज गिवन टू प्रिवेंट, देखो अब विटामिन के का जो इंजेक्शन है वो क्यों दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा और क्या प्रिवेंट करना है हमने उससे। तो याद रखना विटामिन के जो है, के रिलेटेड किसके है, ये ब्लीडिंग के रिलेटेड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विटामिन के ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, तो ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, क्लियर, ये बहुत इजी था। बट क्या सर बस इसमें इतना ही करोगे, नहीं नहीं नहीं, और बताता हूँ कुछ पॉइंट्स आपको विटामिन के ऊपर, ताकि जिससे आपको भी लगे कि कुछ कंटेंट तो प्रोवाइड हुआ। तो चलो विटामिन के इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन के का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कैसे देंगे हम, ठीक है। पहले तो कब देंगे हम, ठीक है, कब देंगे, टाइमिंग तो लिखो, गिवन एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे हम विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं बच्चे को, ठीक है, गिवन एट बर्थ। प्रेफरेबल कब होता है, प्रेफरेबली विद इन 1 आवर, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी। तो देखो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विटामिन के तो देते हैं हम ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन कब देना है, तो 1 घंटे के अंदर देना है, क्लियर। अब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एडीएम लिख रहा हूँ मैं, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे इसको, कहाँ करेंगे, तो याद रखना ये इंट्रामस्कुलर होता है, आईएम, ठीक है, इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं इसका। किस लिए देंगे, तो लिखो गिवन टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, ठीक है, HDN शॉर्ट फॉर्म इसकी। बेसिकली क्या होता है, विटामिन के इसीलिए देते हैं हम क्योंकि बेबी ना अभी तो मसा न्यूबॉर्न अभी पैदा हुआ है, वो उसमें जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर्स अभी एब्सेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बने होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं विटामिन के का इंजेक्शन दे देते हैं, जिससे कि वो क्लॉटिंग जो फैक्टर अभी बने नहीं है उसमें हेल्प हो जाए, कहीं बेबी का ऐसा ना हो कि हेमरेजी हो जाए तो ब्लड लॉस से ही डेथ हो जाए। तो याद रखना गिव टू प्रिवेंट हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या लिखेंगे हम साथ में, इसी को हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड विटामिन के डेफिशिएंसी ब्लीडिंग, ठीक है, VKDB, ठीक है, VKDB भी बोलते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो विटामिन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दिए, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। अब इसमें ना यार कुछ चीज़ें और भी करते हैं, इनको एक्सप्लेन। एनीमिया तो मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया है, जॉइंडिस बता देता हूँ, चलो पढ़ा तो दिया है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें यहीं रिवाइज कर लेंगे साथ साथ। तो पहले इन्फेक्शन के ऊपर ना बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इन्फेक्शन होती क्या चीज़ है यार, पढ़ा तो आपने होगा कि इन्फेक्शन, चलो अभी समझते हैं इन्फेक्शन को, थोड़ा डिकोड करते हैं। इन्फेक्शन होता क्या है, सुना तो है बहुत बार, ये इन्फेक्शन है क्या, आज समझ लोगे हमेशा के लिए याद रहेगा। याद रखना इन्फेक्शन का सीधा मतलब हो गया किसी भी पैथोजन का, पैथोजन मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद वो मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज कर रहा है, कोई बीमारी कॉज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन। तो लिखो इन्वेजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी काज करते हैं, नहीं तभी तो पैथोजन कहा, ऐसे तो हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरियाज भरे पड़े हैं, वो तो बीमारी काज नहीं, तो उनको हम पैथोजन हम उन्हीं को कहेंगे जो पैथोजेनिक कैटेगरी रखे, डिजीज हमें कॉज करे, ठीक है, इन बॉडी, ठीक है, कॉजिंग डिजीज। क्या यहां तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब इन्फेक्शन के साइंस क्या है, कैसे पता चलेगा हमको कि हमको इन्फेक्शन हो गई है, तो यार साइंस क्या है इसके, साइंस से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इन्फेक्शन के साइंस। तो फीवर होगा, ठीक है, क्या होता है जब इन्फेक्शन होती है तो फीवर होता है, या तो देखो कभी कभी रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, अलग से स्कार्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, या क्या होगा स्वेलिंग, एकदम से स्वेलिंग हो गई, ठीक है, पेन हो रही है, ठीक है, पेन हो रही है, या कोई वुंड है उससे डिस्चार्ज होते ही जा रहा है ना, डिस्चार्ज होते जा रहा है, ठीक है, या ये सबसे इंपॉर्टेंट है रेज्ड, जब हम टेस्ट करवाते हैं ब्लड टेस्ट, TLC वगैरह DLC करवाते हैं, तो वहाँ पे हमको WBC का काउंट हाई मिलता है। ये WBC क्या है, ये WBC वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, यही हमारी बॉडी के सोल्जर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। तो जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगी तभी तो ये अपना नंबर बढ़ाएंगे, जब मिलिटेंसी होगी तभी तो आर्मी आएगी, उसी तरह से ये WBC का काउंट तब बढ़ता है हमारी बॉडी में जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होती है। तो रेज WBC। और WBC का दूसरा नाम क्या है, जैसे मैंने RBC में आपको बताया एरिथ्रोसाइट, वैसे WBC का दूसरा नाम क्या होता है, कमेंट में चलो यार बता देता हूँ, ल्यूकोसाइट इसका नाम होता है, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इनको हम कहते हैं। और प्लेटलेट जो है
एंड थर्ड जो ब्लड का कार्पसल है उसको हम प्लेटलेट कहते हैं। चलो प्लेटलेट का आपको बताना है, इतना तो आप रिसर्च करके मुझे बताओगे कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। अब इन्फेक्शन में एक चीज़, इन्फेक्शन की पर्सपेक्ट से अगर मैं आपको समझाऊं तो न्यूबॉर्न में साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? ये साइन एंड सिम्टम तो एडल्ट के थे, ठीक है, एडल्ट में देखे जाते हैं। अब न्यूबॉर्न में अगर देखूं तो न्यूबॉर्न का कैसे पता चले, वो तो बोलेगा भी नहीं बेचारा, है ना। तो न्यूबॉर्न में कैसे, न्यूबॉर्न की इन्फेक्शन को कैसे हम साइंस देखते हैं? पहले तो न्यूबॉर्न की इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना न्यूनेट सेप्सिस, ठीक है। न्यूनेटल सेप्सिस हम कहते हैं बच्चे की इन्फेक्शन, जो न्यूनेट में इन्फेक्शन हो रही है उसे हम न्यूनेटल सेप्सिस कहते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा, तो याद रखना, इसमें लिखो पुअर फीडिंग, बच्चा ढंग से दूध ही नहीं पिएगा, ठीक है, फीड ही ढंग से नहीं करेगा। लेथार्जी, बच्चा बिल्कुल एकदम, है ना, लेजी सा रहेगा, ठीक है, लेथार्जी में रहेगा, है ना। उसके बाद हाइपोथर्मिया, बच्चा ठंडा रहेगा, ठीक है, इसको फीवर भी रहेगा, या तो हाइपोथर्मिया या तो फीवर रहेगा, और बच्चा तेज तेज सांस लेगा, ठीक है, फास्ट ब्रीथिंग, ठीक है, फास्ट ब्रीथिंग करेगा। ये इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आ गए बेबी में। अब इन्फेक्शन जो है वो क्या काज करती है, चलो एक पॉइंट लिखो, चलो इसको लिख लो, पॉइंट अलग से बना के लिख लो, इसमें लिखो इन्फेक्शन अकर व्हेन बॉडी डिफेंसेस फेल। इन्फेक्शन देखो, ऐसे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म भरे पड़े, हम कभी बीमार क्यों पड़ते हैं? ऐसे तो फिर कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी क्या होता है, वीक होता है, इम्यून कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, इन्फेक्शन अकर व्हेन बॉडी डिफेंस फेल टू कंट्रोल इन्वेडिंग पैथोजन, जो पैथोजन अंदर आ गया उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। आपको पता है, जैसे हम इम्यून सिस्टम जब पढ़ते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जैसे डिफेंस मैकेनिज्म है, इतना खतरनाक डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे पास कि जैसे आर्मी है ना, अलग अलग लाइन ऑफ डिफेंसेज हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में भी डिफेंस है, ठीक है। माउथ में जो आपको स्लाइवा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, बस ऐसे ही है, इसमें लाइसोजाइम्स है। हमारी आंखों में कभी कोई कीड़ा जाता है, देखा होगा, वो कीड़ा मर जाता है ना, जिंदा कभी बाहर आया नहीं, कॉज क्योंकि जो हमारे टीयर्स हैं उसमें लाइसोजाइम्स है, ठीक है, वो मार देते हैं उनको, बैक्टीरियाज को। तो हर चीज़ का एक, हर जो भी हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें, हर चीज़ का एक मकसद है, डिफेंस मैकेनिज्म में वो काम आती है। क्लियर हो गया, इसमें इन्फेक्शन भी हो गया। एनीमिया तो मैंने आपको पढ़ा दिया, एनीमिया क्या बोलो। चलो एक जॉइंटिस को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, टेंशन नहीं लो, बस लास्ट एक जॉइंटिस को मुझे एक्सप्लेन करने दो, ताकि कुछ तो कंसेप्ट आपके आज जॉइंटिस को भी निपटाते हैं साथ में। जॉइंटिस क्या है, देखो पीलिया सुना होगा आपने, इसका बिल्कुल ही देहाती नाम है ना, पीलिया कहते हैं। इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, तो लिखो पॉइंट, येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन की येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्क्लेरा की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, ठीक है। ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू रेज्ड, बढ़ा हुआ, कौन बढ़ता है हमारी बॉडी में तो तब जाके जॉइंटिस होता है, तो याद रखना बिलिरुबिन, BILLU, सॉरी एक मिनट, पेन शायद इसकी बैटरी कम हो गई है, लिखो BILLRUBIN, ठीक है। बिलिरुबिन के लेवल जब बढ़ जाता है बॉडी में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, जॉइंटिस हो जाता है, ठीक है। और बिलिरुबिन कौन सेक्रेट करता है, तो याद रखना लिवर से सेक्रेट होता है, ठीक है। अब न्यूबॉर्न में समझेंगे तरह इसको, हाँ कुछ जॉइंटिस पे ना न्यूबॉर्न पे क्वेश्चन आता है, समझ लो साथ साथ। इन न्यूबॉर्न में दो तरह के जॉइंटिस देखे गए हैं, ठीक है, देखे जाते हैं। एक है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और एक है पैथोलॉजिकल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस एंड पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, क्या है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस और क्या है पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, तो समझो। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या है, ये अपीयर होता है आफ्टर 24 आवर, याद रखना, appears after 24 hour and resolve within 7 to 10 days, 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा और 24 घंटे के बाद आएगा। ये है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। अब पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, ये है दिक्कत, ठीक है। ये कब आता है, appears within 24 आवर, ये 24 घंटे के अंदर आ जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, लास्ट लॉन्गर, एकदम से खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन होगा, ठीक है। लिख लो, हैव, मेरे पास अब प्लेस ही नहीं बची, चलो लिख लेता हूँ यहीं पे, हैज़ वेरी हाई बिलिरुबिन लेवल। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो हमको समझ आ गया। कॉजेज क्या है बेबी में जॉइंटिस होने के, कॉजेज क्या क्या हैं जॉइंटिस के, तो देखो कॉजेज की अगर मैं बात करूँ
तो याद रखना आप कॉजेज में अगर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाए, अब ये RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है, बेबी नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, अब अगर आप ये भी आप नहीं पता आपको RH इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या है तो कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट कभी क्वेश्चन आएगा इनकॉम्पेटिबिलिटी के ऊपर तो वहाँ पे इनकॉम्पेटिबिलिटी को समझा दूंगा। ठीक है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी या तो इन्फेक्शन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी इन्फेक्शन या प्रीमैच्योर या प्रीमैच्योरिटी होगी, या तो कोई लिवर डिजीज, इसकी वजह से लिवर डिजीज, इसकी वजह से भी जॉइंटिस होता है। अब मैनेजमेंट क्या करते हैं यार, चलो यार देख लो, मैनेजमेंट पे भी आ जाता है क्वेश्चन। जॉइंटिस में बेबी की मैनेजमेंट, MGT लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करते हैं तो याद रखना फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चे को। ठीक है, फोटोथेरेपी दी जाएगी। ठीक है, फोटोथेरेपी दी जाती है बच्चे को, या कभी कभी क्या करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन का भी यूज़ होता है। ठीक है, अब एक PYQ जो जॉइंटिस का मुझे अभी याद आ रहा है, आया हुआ है, चलो PYQ है यार, इंपॉर्टेंट है ये, आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जॉइंटिस अपीयर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज, बताओ, पढ़ा चुका हूँ, अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जॉइंटिस बताओ जो अपीयर हुआ है 24 आवर ऑफ बर्थ। ठीक है, विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ। ठीक है, जॉइंटिस अपीयर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज डैश, ये आपने मुझे कमेंट में आंसर करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में भी हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली।